नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। 2022 में जब देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होंगे, तब तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए केंद्र सरकार ने नए लक्ष्य निर्धारित किए हैं और किसानों की आय को दोगुनी करने का केंद्र सरकार ने संकल्प ले रखा है। और उसके लिए मोदी सरकार ने किसानों के लिए बीज से बाजार तक एक मजबूत व्यवस्था तैयार करने की बात कही है। साथ ही किसानों की उपज की बिक्री के लिए अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर सरकार की नजरें हैं। केंद्र सरकार जिंसों के निर्यात के लिए नई निर्यात नीति पर काम कर रही है और वहीं इस बार देश में रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन होने की उम्मीद है। और सरकार ने रबी और खरीफ की 21 फसलों के समर्थन मूल्य में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की है, जिससे उसे उम्मीद है कि किसानों को अब अधिक लाभ मिलेगा। तो समझेंगे कि किसानों की आय को दोगुनी करने की दिशा में सरकार कितना आगे बढ़ पाई है, जो कदम सरकार ने उठाए हैं वो कितने मजबूत दिखते हैं और भविष्य को लेकर क्या योजनाएं हैं और साथ ही चुनौतियां क्या हैं। हमारे साथ चार बेहद खास मेहमान हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अशोक दलवई हैं, एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से हैं, आपका स्वागत है। स्टूडियो मेरे साथ हैं आलोक सिन्हा, पूर्व अध्यक्ष भारतीय खाद्य निगम, बहुत बहुत स्वागत सर। हरवीर सिंह हमारे साथ हैं, संपादक हैं आउटलुक हिंदी से, हरवीर आपको भी स्वागत है। और वीरेंद्र भट्ट खालसा हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं हरियाणा से भारतीय किसान संघ से, आपका भी स्वागत है। शुरुआत दलवई जी आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि जब कुंभ चल रहा है उत्तर प्रदेश में किसानों का, जिसे प्रधानमंत्री ने संबोधित भी किया, दो अहम बातें जो निकलती हैं कि आमदनी बढ़ाने को लेकर आप लोग लगातार अलग अलग स्कीम्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और जो रास्ते की रुकावटें आती हैं क्रियान्वयन के दौरान, उनको भी आप लोग फेज आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। नई चीज़ जो अब दिख रही है कि बीज से लेकर और बाजार तक किसानों की मदद हर मोड़ पर होगी। क्या है ये एजेंडा और क्या इसका, अगर ओवरऑल हम आउटलुक देखें, इसका जो एक मोटे तौर पर पैमाना वो क्या है? जब माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं बीज से बाजार तक, इसका मतलब है एग्रीकल्चरल वैल्यू सिस्टम। तो एग्रीकल्चर वैल्यू सिस्टम प्री प्रोडक्शन से शुरू होकर प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन सेगमेंट्स को भी इंक्लूड करता है, क्योंकि कृषि में बहुत सारे रिस्क्स होते हैं। अब नया साइंस, नया टेक्नोलॉजी, नया पॉलिसी सपोर्ट को अडॉप्ट करके हर स्टेज पर हम ये किसानों का रिस्क को कम करना चाहते हैं। तो इसके लिए विविध कार्यक्रम को, नया पॉलिसी को हमने अपनाया है। जैसे कि हमने डिजिटल टेक्नोलॉजी को लागू करके वेदर फोरकास्टिंग, प्राइस फोरकास्टिंग और किसानों को ये इनपुट मैनेजमेंट के लिए जो आवश्यकता है, ये सब हम उनको उन तक पहुंचने के लिए हम सक्षम हुए हैं। और जैसे ये भी मैं कहना चाहता हूं कि अब हमारा देश में प्रोडक्शन जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा भी हो रहा है। तो फूड सिक्योरिटी से हम आगे अब न्यूट्रिशन सिक्योरिटी तक और उससे ज़्यादा इनकम सिक्योरिटी को कायम करने के लिए हमने अनेक स्टेप्स लिए हैं। जबकि किसानों ने देश का जो आहार खाद्य का सिक्योरिटी के बारे में अपना कार्यक्रम को निभाया है, अपना सूची को निभाया है, अब देश का अब कर्तव्य बनता है कि किसानों का आय को सिक्योर करने के लिए। तो इसलिए अब पोस्ट प्रोडक्शन पर हमारा ज़्यादा एम्फोसिस है। यहाँ हमारा एग्री लॉजिस्टिक्स को मजबूत करके, स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन को मजबूत करके जो फूड वेस्ट को कम कर रहे हैं, और साथ में बहुत सारे मार्केट रिफॉर्म्स अपनाकर, जैसे किसान को ट्रांसपेरेंटली उनका प्राइस डिस्कवरी हो और उनको अच्छा रेट मिले। इस दिशा में बहुत सारे नए कार्यक्रम, आप जैसे जानते हैं कि ई-नाम है। और इसके अलावा क्योंकि एग्रीकल्चर एक मार्केट में बहुत सारे चढ़ाव एक फ्लक्चुएशंस होता है, इस कारण से एमएसपी और एमएसपी बेस्ड प्रोक्योरमेंट भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप जानते हैं कि इस साल एक ऐतिहासिक स्टेप सरकार ने लिया है कि एमएसपी किसानों को मिनिमम 150% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा, और खरीफ और रबी में इसको ऑलरेडी अडॉप्ट किया गया है। इसके साथ पहली बार सरकार ये भी कहा है एमएसपी के साथ हमारा प्रोक्योरमेंट भी रोबस्ट होगा।
तो प्रोक्योरमेंट के लिए प्रधानमंत्री आशा ये एक नया स्कीम को लागू किया गया है और इसके दायरे में अब हर प्रकार के कमोडिटीज को प्रोक्योर करने के लिए एक प्रावधान किया गया है और देश के हर कोने में जैसे हर किसान को इसका लाभ होगा वो भरोसे के साथ ये पीएम आशा को कई सारे स्टेप्स आपने जिसका जिक्र किया है। मेरे साथ किसान हैं और वीरेंद्र साहब, जो सरकार ने अलग अलग स्कीम्स और बीज से बाजार की जो बात सरकार कर रही है, कहां तक सरकार के कदम आपको लगता है कि पहुंचे हैं और उसका रिजल्ट एक किसान के नजरिए से क्या दिखता है फिलहाल? देखिए, सबसे पहले तो आज का जो ये कंसेप्ट आपने लिया है, ये विषय जो लिया है बीज से बाजार तक, वास्तव में किसानी का जीवन यही है। बीज से बाजार के बीच का ही अगर इस पर विस्तृत चर्चा हो जाए और इस दिशा में जो सरकार ने जो डिसीजन लिया है, तो मैं समझता हूं कि विचार सबसे पहले आता है और व्यवहार में फिर वो बाद में आता है। तो विचार से व्यवहार तक, बीज से बाजार तक, यानी एक तरह से मैं आप जो ये विषय आया है इसके ऊपर अगर एक बड़ी श्रृंखला भी चलाई जाए तो ये एक किसानों के लिए बहुत बड़ा राहत वाली बात होगी। और दूसरी बात, सबसे पहले बाजार की बात अगर हम करें तो बाजार को चाहिए क्या, बाजार की डिमांड क्या है, तो उस आधार पर अगर हम चर्चा करते हैं तो आज बाजार को ऑर्गेनिक चाहिए, और क्योंकि अन्न जीवन के लिए पैदा किया जाता है और आज की अन्न की स्थिति ये हो गई कि वो जीवन को, यानी कई बार समस्या ये आती है कि अभी पीछे आया था कि दूध इतना कम है भारत में, वो 4 गुना ज़्यादा यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है। और एक पोस्ट वायरल हुई थी, उस पोस्ट में है कि 85% लोग कैंसर से पीड़ित होंगे 2025 तक। तो अगर इन विषयों पे चर्चा की जाएगी तो मैं समझता हूँ कि खेती के वास्तविक जो स्वरूप है खेती का, तो उसमें बीज से बाजार की जो यात्रा है उसमें बीज, वो किस किस चीज़ का बीज, और बाजार में जैविक की डिमांड, और उसको अगर हम पूरा करते हैं तो हम गाय को और पशुधन को बचाने का भी बड़ा काम करेंगे। लेकिन जब रिकॉर्ड उत्पादन की बात होती है, सवाल यह है कि क्या उस रिकॉर्ड उत्पादन में जो लागत आ रही है और सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है, लागू किया है, उसका फायदा मिलते हुए वो दाम मिल पा रहा है जो आपकी लागत से कहीं अधिक है, या फिर जो 1.5 गुना एमएसपी की बात हो रही थी, या वहां पर कोई अड़चन दिखती है? देखिए, अभी जो सरकार ने जो मूल्य वृद्धि किया है, तो अगर पिछले आंकड़ों से देखा जाए तो वो अच्छा उसमें सरकार ने किया है और इनको इस बात का धन्यवाद भी देना चाहिए। और जहां तक लागत की बात है तो लागत बहुत ज़्यादा बढ़ी है, और वो बड़ी इस कारण से है कि बीज आज भी किसान के हाथ में नहीं है, वो पूरी तरह से प्राइवेट कंपनियों के हाथ में है। अगर आप सब्जियों के बीज अगर आप देखते हैं तो 3 लाख रुपए किलो उसका पपीते का बीज है, सब्जियों के बीज 70-80 हज़ार रुपये प्रति किलो के हिसाब से बीज मिल रहे हैं। एक एक बीज की खीरा जो हम रूटीन में खाते हैं, हर आदमी की सलाद में, गरीब आदमी भी खीरा खाने की कोशिश करेगा, उसकी एक बीज 12-13 रुपये तक का आता है। तो ऐसी स्थिति में जब तक हम इस बात को किसानों को सिखाएंगे नहीं, तब तक उसका जो ट्रेनिंग किसान को नहीं कराएंगे, तो वो उत्पादन, यानी उसको उत्पादन करना इन चीज़ों का नहीं सिखाएंगे, उसका जो फाउंडेशन बीज है, अब मान लो रिसर्च अगर गवर्नमेंट करती है, साइंटिस्ट करते हैं, आप कह रहे हैं कि इजी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, इजी अवेलेबिलिटी जब तक नहीं होगी तब तक उसको इस बात का लाभ मुझे नहीं लगता कि वो मिल पाएगा। आलोक जी, 2-3 चीजें हैं, क्योंकि आप भंडारण एक बड़ी समस्या रही है, और जब हम उचित दाम की बात करते हैं, फिर मुनाफे वाली कीमत की बात करते हैं, उसके लिए भंडारण बहुत अहम है, सरकारी स्तर पर या निजी स्तर पर, या फिर जो किसान उत्पादन कर रहा है। इस कड़ी में ये जो भंडारण की समस्या थी वो कितनी दूर कर पाए हैं, और जो ई सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया है ये कितना मजबूत दिख रहा है, और चुनौती क्या है, कहाँ पर है जहाँ पर लीकेज अभी भी नजर आता है? देखिए, हमारे देश का ये खुशकिस्मती ये है कि उपज बढ़ती जा रही है, तो अब 300, 600 ये मिलियन तक का एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर का आउटपुट आ गया है। इसको ज़्यादा देर तक ये भंडारण में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये इजीली डिस्पोजेबल और इजीली डिकेबल भी है। उसलिए ऑल्दो इट इज़ ट्रू कि हमें भंडारण की आवश्यकता है, लेकिन कृषि को और किसान को इस चीज़ की आवश्यकता है कि जो माल जब हार्वेस्ट हो जाए उसका निपटारा हो जाए और उसको फेयर प्राइस मिले। तो वाइल आई एम टोल्ड कि इस गवर्नमेंट में भंडारण के सब्सिडी दी जा रही है, मुझे मालूम है कि FCI में भी भंडारण की क्षमता काफ़ी बढ़ गई है, लेकिन आई थिंक आज जो सुनने में आ रहा है कि कॉमर्स मिनिस्टर ने कहा है कि एक्सपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स का एक प्लान बन रहा है, आई थिंक वही मेन चीज़ है,
क्योंकि जब तक जो सरप्लस है वो बाहर के देशों में हम ना बेच सकें, वो इन अप्रोप्रिएट मात्रा में हम बेच नहीं पाएंगे। लेकिन उसमें चैलेंजेस हैं। उसमें चैलेंजेस ये हैं कि ग्रेडिंग होनी चाहिए। इंटरनेशनल मार्केट में ग्रेडिंग बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके बिना बाजार में नहीं उतर सकते। और इंडिया में ग्रेडिंग का अवेयरनेस अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन आई एम श्योर BIS वगैरह और ये क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया और FSSAI शायद मिलके, जिसको बोलते हैं नेकेड ग्रेन, नंगा ग्रेन और आम, फल, सब्जी, इनके ग्रेडिंग की आवश्यकता है। जब ग्रेडिंग होगी, किसान ऑब्वियसली इसके लिए वो भी करेगा रिस्पॉन्ड, तो देन इसका एक्सपोर्ट हो पाएगा। एक अच्छा टूल हो सकता है, आप कर रहे हैं कि अगर कहा जाए तो। हरवीर, आपके नज़रिए से, क्योंकि जब किसानों की आय की दोगुनी का जो लक्ष्य सरकार के पास 2022 का रखा हुआ है, और जो हम घोषणाएं सुन रहे हैं, जिन कदमों की बात दलवाई साहब भी कर रहे थे, और जो आलोक सर कह रहे हैं कि बाजार में माल कहाँ बेचा जाए और कैसे उसका उचित दाम मिले, इसके लिए अब विदेशी बाजार यानी कि एक्सपोर्ट पॉलिसी, जिसकी बात चर्चा है कि एक ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, जिसे जल्दी शायद कैबिनेट मुहर भी लगाते। कितना बड़ा क्रूशियल ये फैक्टर है, और इसके अलावा और क्या कुछ आपको लगता है कि जो करने की ज़रूरत होगी? एक्चुअली ये देखना पड़ेगा जो ड्राफ्ट है वो है क्या। हम लोग फूड ग्रेन का एक्सपोर्ट करते रहे हैं, बड़े पैमाने पर करते रहे हैं, 6 मिलियन टन, 8 मिलियन टन, 10 मिलियन टन, आलोक जी को पता है। गेहूं का खूब निर्यात किया, धान का बहुत, चावल का बहुत निर्यात किया जो है, बासमती के अलावा नॉन बासमती का भी बड़ी क्वांटिटी में निर्यात किया, क्योंकि हमारे पास अवेलेबल था। तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, सिर्फ ये फूड ग्रेन की बात नहीं है, बाकी जो कमोडिटीज़ हैं, अब ज़्यादातर उत्पादों में हम लोग सरप्लस की स्थिति में हैं। अगर आप एडिशनल मार्केट क्रिएट करेंगे तो दाम आपका सुधरेगा, दाम सुधरेगा तो किसान की जेब में ज़्यादा पैसा जाएगा, ये मसला है। अब उसमें सबसे बड़ी समस्या आ रही थी कि हमारी जो एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ रही हैं, वो उसमें कोई कंटिन्यूटी नहीं है। उसमें अगर थोड़ा सा भी दाम यहाँ पर बदलता है देश में, तो एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लग जाता है। बिल्कुल। और ये लगातार रहा है अभी, क्योंकि कॉमर्स मिनिस्टर हैं सुरेश प्रभु, इसके पहले भी कई मंत्रालयों में रहे हैं, क्योंकि ये इतना ऑन एंड ऑफ का जो मसला है कि देखिए, किसान तो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा आपका, कोई मिडिलमैन करेगा, कोई कॉरपोरेशन करेगा, कोई बड़ा एंटरप्रेन्योर करेगा। लेकिन जब आपका ये कंटिन्यूटी में ही सवाल आ जाता है कि साहब वो अगली बार एक्सपोर्ट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। हमारे यहाँ तो एक्सपोर्ट के नाम पे घोटाले भी हो गए, हम यहाँ बैन करके रखा हुआ है, और ह्यूमैनिटेरियन एंगल पे आपको अफ्रीका के मार्केट में सप्लाई करना है, वो अलाउ है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में रेट बहुत अच्छे थे, लोगों ने दूसरे नाम पे एक्सपोर्ट कर लिए। तो देयर आर मल्टीपल इश्यूज। दूसरा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम किस तरह चलते हैं। अब हमारे पास शुगर का इतना बड़ा सरप्लस है, 16 लाख टन चीनी आपके देश में रखा हुआ है, किसान को पेमेंट नहीं मिल रहा है, देश में खपत नहीं है, क्या करेंगे उसका? अब जब 18-20 रुपया किलो का रेट है इंटरनेशनल मार्केट में, आप कुछ भी पॉलिसी बना लो, कहाँ एक्सपोर्ट कर पाओगे आप? आपके पास ऑप्शन है, या तो आप उस प्रोडक्शन को कम करने का रास्ता बनाओ, डायरेक्ट एथनॉल बनाने का, जब हम लोग बात कर रहे हैं अब कि साहब बी हैवी मोलेसिस से आप एथनॉल बना लेंगे, तो ये आपका पॉलिसीज़ में भी सस्टेनेबिलिटी होना चाहिए। अब जैसे इन्होंने ऑर्गेनिक की बात की, अब इस देश में अभी भी जीरो हंगर की हम लोग बात करते हैं कि जो भी फूड ग्रेन और खाने पीने का सामान अवेलेबल है वो लोगों तक पहुंच जाए। ऑर्गेनिक का तो महंगा होता है, अब उसका जो इनपुट कॉस्ट होता है, पहले तो 4 साल आदमी किसान जिस खेत को ऑर्गेनिक बनाएगा, उसका सर्टिफिकेशन लेगा, उसकी कॉस्ट कौन बियर करेगा, क्योंकि प्रोडक्टिविटी इज़ वेरी लो। कितना भी हम बात कर लें, छोटे प्लॉट में, छोटे एक्सपेरिमेंट में आप कर लेंगे, मास स्केल पे जब आप बात करेंगे तो यह सस्टेनेबल ही नहीं है। ये बात जरूरी है कि हर मार्केट में हमेशा प्रीमियम प्रोडक्ट की डिमांड रहती है, बट वो हमेशा उसका एक सेगमेंट होता है, तो सेगमेंट को आप मास में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें हमें, जो ज़मीनी सच्चाई है, जो वास्तविकता है, वो देख के चलना पड़ेगा। परंपरागत पे ही हमें कुछ सोचना होगा। परंपरागत में देखिए, मैं तो उसके पक्ष का मेरा विचार नहीं रहा कहीं भी। अगर परंपरागत से ही हम देश की कृषि को समृद्ध कर पाते, तो मुझे ये बताइए कि जब हम लोगों ने इस देश में MSP, नई सीड वैरायटी और FCI बनाया और फर्टिलाइजर प्लांट्स लगाए, उससे पहले तो हम परंपरागत ही तो कर रहे थे ना। तो आपके यहाँ फर्टिलाइजर के ज़्यादा प्लांट थे, 90% फार्मर्स आपके वही नेचुरल जो आपका मैन्योर है उसी से काम कर रहे थे। तो परंपरागत से काम नहीं चलता इस देश में जी। दलवाई साहब, कॉमर्शियल खेती की बात हो रही है और अलग हटकर वैल्यू एडिशन, क्योंकि कहा जा रहा है कि वैल्यू एडिशन के जरिए ही किसान अपने प्रोडक्ट की कीमत को बढ़ा सकता है,
बाजार में दखल बढ़ा सकता है और इस दिशा में सरकार से कैसे मदद होगी उन्हें? अच्छा, एक बात है कि जैसे मैंने कहा, पोस्ट प्रोडक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है आज की माहौल में। नॉर्मली हम खाली मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं, मगर मार्केटिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मोनेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन का मतलब है एग्री लॉजिस्टिक्स, वैल्यू एडिशन या प्रोसेसिंग, उसके साथ मार्केटिंग। हमारा जो पॉलिसीज है सरकार का, ये तीनों स्तंभ पर हमारा विशेष ध्यान रहेगा। जब मैं एग्री लॉजिस्टिक्स का बारे में बात करता हूँ, इसका मतलब है स्टोरेज फैसिलिटीज़, ड्राई स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज चाहिए, उसके साथ मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता है, और वैल्यू एडिशन प्रोसेसिंग भी इतना ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जितना उत्पादन होता है वो उसको हम एक ही बार एक ही सीज़न में कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, उसको एग्रीकल्चर कंजम्पशन सेंटर्स तक हमको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, देश से बाहर को भी ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा जी। और थर्ड है जो मार्केटिंग। तो मार्केटिंग में अब हमारा जो मार्केटिंग आर्किटेक्चर था देश में, अब तक खाली एपीएमसी के बारे में ही हम सोच रहे थे, मगर अब एपीएमसी जो है वो होलसेल मार्केट से हर किसान होलसेल मार्केट तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए अब इस साल से हमने रिटेल एग्रीकल्चर मार्केट जो ग्राम के नाम पर शुरू कर रहे हैं, ताकि छोटे किसान जो है, लघु किसान जो है, वो अपने पास में रहे ये ग्राम को जाकर सेल कर सकता है। तो एक ग्राम से होलसेल, होलसेल से टर्मिनल मार्केट्स और उसके साथ साथ एक्सपोर्ट मार्केट, ऐसे एक नया मार्केट आर्किटेक्चर हमने अब अडॉप्ट कर रहे हैं। और यहाँ ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए हमारे जो ई-नाम है, इसके साथ और अन्य ऑनलाइन ट्रेड प्लेटफॉर्म को भी हम प्राइवेट सेक्टर में बहुत लोग शुरू कर रहे हैं, ताकि किसान को एक स्पर्धात्मक रेट मिलेगा। और ये जो एक्सपोर्ट के बारे में आप चर्चा कर रहे थे, ये जो खाली फूड ग्रेन्स के लिए नहीं, अब कॉम्प्रिहेंसिव एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ कंसल्ट करके अब तैयार कर रहे हैं, इसमें हर तरीके के एग्रीकल्चर कमोडिटीज को एक्सपोर्ट करने के लिए अब विशेष हमारा लक्ष्य रहेगा। ओके सर। तो इसलिए हम, जैसे हमारा आलोक साहब कह रहे थे, हम लॉन्ग टर्म स्टेडी ट्रेड रेजिम को अपना अडॉप्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ओके। इसके साथ एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा, ताकि इंपोर्ट ड्यूटी कितना रहना चाहिए, एक्सपोर्ट ड्यूटी क्या होना चाहिए, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन कब लागू करना चाहिए, इसको रेकमेंड करने के लिए एक टेक्निकल बॉडी को हम सेटअप कर रहे हैं, ताकि हमारे लॉन्ग टर्म पॉलिसी एक्सपोर्ट के साथ और वैल्यू एडिशन के साथ, उसको आपने कहा कि ग्राम बाजार के साथ जोड़ने की बात है। आलोक सर, ये जो फॉर्मूला है, ये कितनी उम्मीद इससे दिखती है और इसमें चैलेंज क्या होगा? देखिए, चैलेंज तो उसमें ये होगा कि जब फार्मर का उपज जब निकल आए और उसके वो डिस्पोजल के लिए रेडी हो, तो उसका डिस्पोजल एट ए फेयर प्राइस, यही मेन चैलेंज है। नाउ जैसे ऑफ कोर्स देयर इज़ नो डाउट कि हम लोग काफ़ी एक्सपोर्ट पहले भी कर रहे थे, लेकिन रिपोर्ट्स ये भी हैं कि बासमती के एक्सपोर्ट में थोड़ा सेटबैक हो गया, क्योंकि अन्य कंट्रीज़ ने अपने बासमती को ग्रेडिंग कर ली है, हम लोगों ने उतना नहीं किया। मैंगो एक्सपोर्ट, एक ज़माने में इंडिया को मैंगो किंग कहते थे, अब नहीं कहते इन द इंटरनेशनल मार्केट, क्योंकि हम लोगों में ग्रेडिंग की अवेयरनेस नहीं है। तो मुझे तो ये लगता है कि दो चीज़ें हैं, एक तो ग्रेडिंग की अवेयरनेस करके जो एग्रीकल्चरल और हॉर्टिकल्चरल सरप्लस है उसको एक्सपोर्टेबल बनाना पड़ेगा। सेकेंडली, एक्सपोर्ट नीति जैसे आपने बताया, ये स्टेप बाय स्टेप या जिग-जैग नहीं होना चाहिए, लॉन्ग टर्म हो। इट शुड नॉट बी अर्बन कंज्यूमर ओरिएंटेड। नहीं तो होता क्या कि अगर चीनी के भाव अगर बढ़ रहे हैं तो आप एक्सपोर्ट बंद कर दो, नॉट रियलाइजिंग कि उससे जो शुगर केन ग्रोअर है उसको बहुत नुकसान हो रहा है। सो देयरफॉर ये एक्सपोर्ट पॉलिसी, ये एक्चुअली इसको किसान ओरिएंटेड ही रखना पड़ेगा। हरवीर, संक्षेप में क्या एक और सलाह आप चाहेंगे जो कि इस सेक्टर में जिस तरीके से स्कीम्स हैं इम्प्लीमेंट करना है, खास ध्यान रखना चाहिए? नहीं, मैं मानता हूँ कि एक तो वैल्यू एडिशन बहुत ज़रूरी है, बट हमें देखना पड़ेगा वैल्यू एडिशन की जो आपके पास फैसिलिटीज़ है या जिस तरीके की टेक्नोलॉजी है वो कैसी है, साथ में वो फार्मर्स का लिंकेज कैसा है, और जो वैल्यू एडिड प्रोडक्ट है उसका मार्केट से क्या लिंकेज है, ये एक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे आप
ज़्यादा इनकम जनरेट कर पाएंगे फार्मर्स के लिए। दूसरे तमाम सारे मसलों में, वो आपका मार्केटिंग हो, स्टोरेज हो, आप फार्मर्स को एम्पावर कीजिए। फार्मर्स ग्रुप हो, कोऑपरेटिव हो या उनके ऑर्गेनाइजेशंस हो, जो मैक्सिमम जो उसके जो मॉनेटरी बेनिफिट हैं वो उनके बीच में ही जाएं लौट के, न कि मिडिल को ले जाएं। वीरेंद्र साहब, एक आखिरी सुझाव या कोई ऐसी मांग जो आपको लगता है कि सरकार को नहीं सोच पाई या उस पर ध्यान नहीं दे पाई है एग्रीकल्चर में, उसको और जरूरत है करने की? एक तो क्या है कि पशुधन पर, जैसे बीजों की बात अगर हम करते हैं तो बीज, हम पशुधन का भी बीज की बात करेंगे। आज भी हम विदेशों के ऊपर डिपेंड हैं बीज के मामले में। अभी हरियाणा की अगर हम बात करें तो अमेरिका की कंपनी हरियाणा को बीज दे रही जो बछड़ियां पैदा होंगी इसके लिए। ऐसा ही अलग अलग क्षेत्र में जहाँ चाहे मछली का बीज हो, चाहे वो अपने ग्रेन का, तो ये जो बीजों के मामले में जब तक अपना घर का रिसर्च नहीं होगा, दूसरी बात कृषि के अंदर जब तक पशुधन इन्वॉल्व नहीं होगा, जैसा अभी हरवीर जी कह रहे हैं, मैं इनकी बात से पूरी तरह से असहमत हूं। अगर मान लो आपने इस प्रकार से खेती को ले आए जहां पर केवल आत्महत्याएं और काला अंधेरा नजर आया है, किस कारण से आया है? क्योंकि इसके बीच से पशुधन निकाल दिया हमने और हम पूरी तरह से केमिकल के ऊपर डिपेंड हो गए। केमिकल हमें सारा बाहर से खरीदना पड़ रहा है। तो पशुधन, अभी मैं भी किसान हूं, हम खेती करते हैं, हम अपना एक गोबर का एक कण भी हम बाहर नहीं बहने देते, और उससे क्या हो रहा है कि हम हर बार अपने खेत में हर जो केमिकल है उसका उपयोग बहुत थोड़ी मात्रा में हो रहा है। और हरियाणा देश के अंदर अगर बात करें तो कम होल्डिंग वाले किसान बहुत ज्यादा है। उनके विषय में अगर इस विषय पर सोचा जाए कि हम अगर जैविक की ओर आएंगे तो गाय बढ़ेगी, गाय से किसान का दूध बढ़ेगा, उसका घर में उत्पादन बढ़ेगा और फिर फसल बढ़ेगी। तो ये एक चक्र है। बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और समझाने के लिए कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार जो कदम उठा रही है उसकी दिशा क्या है, कितने मजबूत हैं और वहां पर चुनौतियां क्या हैं। और अब बात आप दर्शकों की राय की। हमने कार्यक्रम दिखाया था कि घाटे में एयरलाइंस क्यों हैं। सचिन लिखते हैं कि पिछले कई वर्षों से एयरलाइंस सेक्टर में स्पर्धा का माहौल बना हुआ है, जिसका फायदा ग्राहक को मिला है और ग्राहकों की संख्या में बढ़ोतरी के बाद भी एयरलाइंस घाटे में है, जिस वजह से एयरलाइंस के ऑडिट मैनेजमेंट पर सवाल खड़े होते हैं। शुभम जैन लिखते हैं कि दुनिया में भारत का विमानन क्षेत्र 5वें स्थान पर आता है और इस समय देश की विमान कंपनियों का घाटे में आना चिंता का विषय है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की एक कमेटी का गठन करना चाहिए जिसमें इस क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं का समाधान हो, साथ ही आम नागरिक और विमानन क्षेत्र दोनों को इसका लाभ मिले। तो आप दर्शक अपनी राय हमें लिखते रहिए, कार्यक्रम में शामिल करेंगे और हमारे कार्यक्रम को आप YouTube पर देख सकते हैं। फिलहाल आज इतना ही, नमस्कार।